आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सी एंड द स्काई लार्क। सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, कॉन्ट्रास्ट द सी एंड द स्काई लार्क विद मैन, द टाइड एंड द मून, हॉपकिंस लेफ्ट ईयर हियरिंग, एंड ऑफ द सोनेट, एलिट्रेशन, बिब्लिकल रेफरेंस इन द सोनेट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 के करीब पॉइंट है और क्रिटिकल एप्रिसिएशन सी एंड द स्काईलार का अपन इससे पूरा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द फुल नेम ऑफ हॉपकिंस, हॉपकिंस का जो पूरा नाम है वो क्या है, GERARD, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस या जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1844, इनका जो जन्म हुआ है वो 1844 को हुआ है, एंड डाइड इन 1889। 1844 में इनका जन्म हुआ था और 1889 में इनकी डेथ हुई थी। यह आपको याद रखना है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली, हमें पता होना चाहिए कि GM हॉपकिंस एल्डेस्ट चाइल्ड थे, सबसे एल्ड थे, बड़े थे, चाइल्ड ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली के। ही वॉज एजुकेटेड इन हाईगेट स्कूल, इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी, हाईगेट स्कूल में, इनकी एजुकेशन हाईगेट स्कूल में हुई थी। एंड बेलियल कॉलेज में, बोलियल कॉलेज के अंदर इनकी एजुकेशन हुई थी जो ऑक्सफोर्ड में है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ये प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब प्रभावित, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड ये प्रभावित थे बाय ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड की जो क्रांति थी या मूवमेंट था उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन 1866 1866 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था टू बिकम, बनने का रोमन कैथोलिक, और 1866 में ये रोमन कैथोलिक बन चुके थे। तो आपको ध्यान रखना है रोमन कैथोलिक ये बन चुके थे। इनके बारे में और इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ही वॉज ए विक्टोरियन पोइट, हमें बताया जाता है कि ये विक्टोरियन पोइट थे। और मोस्ट ऑफ हॉपकिंस पोइम, हॉपकिंस की जितनी भी पोइम्स है आर गॉड सेंटर्ड, इन्होंने सारी की सारी पोएम्स भगवान ईश्वर को मध्य नजर रखते हुए लिखी है। हिज गॉड उनका जो ईश्वर था, उनका जो भगवान था, उनका जो मतलब धर्म था, विश्वास था, वो रिजॉल्व था, दृढ़ निश्चय था ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर। ऑल मतलब जितनी भी अंतर विरोध होते हैं लाइफ के अंदर, उन सबको ये रिजॉल्व थे, उनके प्रति ये लिखा करते थे। गॉड्स ग्लोरी, भगवान की जो ग्लोरी है, इज इम्प्लिसिट, अंतर्निहित थी। इंप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, अंतर्निहित। भगवान की जो चमक थी, भगवान की जो आशा इनके मन में थी, ग्लोरी जो इनके मन में थी, वो अंतर्निहित थी नेचर के अंदर, क्रिएटेड बाय हिम, जो उनके द्वारा लिखी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, अब अपन पोइम का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि द पोइम, पोइम का नाम लिखेंगे अपन ब्लैक लेटर्स में कि द सी एंड द स्काईलार्क वाज रिटन बाय हॉपकिंस, ये हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई एक पोइम है जो 1874 में लिखी गई थी। ही कंपोज्ड ए नंबर ऑफ फेमस सोनेट्स, ए नंबर ऑफ, आप समझ गए होंगे कि इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। द पोइम इज ए सोनेट, ये पोइम एक सोनेट है। अब सोनेट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इट हैज 2 पार्ट्स, हमें बताना होगा कि इट मतलब कौन, सोनेट, कि सोनेट हैज 2 पार्ट्स, सोनेट के 2 पार्ट होते हैं। एक तो ऑक्टेव होता है विच हैज EIGST 8 लाइन्स, जिसमें 8 लाइन्स होती है, एंड ए सेस्टेट, और एक सेस्टेट होता है जिसके अंदर 6 लाइन्स होती है। इट्स राइम स्कीम, याद रखने की बात है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट्स राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDC DCD, ABBA 4 ABBA 4 CDC 3 DCD 3, तो 4 4 8, 8 वाला पार्ट तो ऑक्टेव हो गया और CDC DCD 6 लाइन्स वाला सेस्टेट हो गया। अब देखते हैं आगे, और हमें बताया जा रहा है अबाउट द पोइम ही कि द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस सोनेट, इस सोनेट का जो ओरिजिनल टाइटल है, जो सबसे पहले सोचा गया था, लिखा गया था, जो टाइटल है वो है वॉकिंग बाय द सी। याद रखने की बात है, हॉपकिंस की ये जो पोइम है, जिस पोइम का नाम है द सी एंड द स्काईलार्क, इसका जो शुरू के अंदर जो टाइटल रखा गया था, ओरिजिनल टाइटल रखा गया था, वो था वॉकिंग बाय द सी। हॉपकिंस डिस्क्राइब करते हैं, हॉपकिंस बताते हैं कि द सी एंड द स्काईलार्क इन द ऑक्टेव,
हमें बताया जाता है पूरी पोइम के अंदर, हॉपकिंस वाली पोइम बताती है कि सी एंड द स्काईलार्क का पूरा वर्णन है ऑक्टेव के अंदर। बोले तो 8 लाइंस के अंदर इन्होंने सी और उसके स्काईलार्क की बात की है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। देन ही कॉन्ट्रास्ट, बाद में ये विरोधाभास करता है, बाद में ये कॉन्ट्रास्ट करता है देम, उन दोनों में, विद मेन के साथ। सी और स्काईलार्क का कॉन्ट्रास्ट करता है मेन के साथ इन द सेस्टेट वाले पार्ट में। 6 लाइंस के अंदर इसने जो मनुष्य है, मानव जो है, उसकी तुलना या उसका कॉन्ट्रास्ट इसने अपने सी और स्काईलार्क से किया है। टू द पॉइंट होते हुए, ह्यूमन डिटेरियोरेशन सीम्स एविडेंट इन टेस्टलेस सी साइड टाउन। देखो कितनी गजब बात की कि ह्यूमन डिटेरियोरेशन सीम्स, ह्यूमन की जो डिटेरियोरेशन है, जो उसका मतलब विनाश है, प्रतीत होता है। सीम्स मतलब प्रतीत होता है एविडेंट के रूप में, एक गवाह के रूप में, इन टेस्टलेस सी साइड। टेस्टलेस सी साइड का मतलब समुद्री किनारे का कोई टाउन है जो बिल्कुल व्यर्थ टाउन है, वो एक एविडेंट बना हुआ है, घटना मतलब एक सबूत बना हुआ है, ऐसा ह्यूमन का डिटेरियोरेशन इसमें दिखाई देता है। ह्यूमन का विनाश हमें नजर आता है। द सोनेट इज रिटन इन स्टैंडर्ड राइम रिदम। ये जो सोनेट है बहुत ही स्टैंडर्ड रिदम के अंदर लिखी गई है। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अब अपन तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट द सी एंड द स्काईलार्क। कि कॉन्ट्रास्ट हुआ है मेन का सी और स्काईलार्क के साथ में, कैसे? तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, भैया फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हॉपकिंस डिस्क्राइब करता है, हॉपकिंस बताता है द नेचुरल साउंड ऑफ द सी। सबसे पहले तो समुद्र का नेचुरल साउंड हमें बताता है कि नेचुरल साउंड क्या है, नेचुरल आवाज क्या है। एंड द सिंगिंग ऑफ द स्काईलार्क, बाद में हमें सिंगिंग ऑफ द स्काईलार्क बताता है, स्काईलार्क की सिंगिंग, स्काईलार्क का गाना हमें बताता है। इन 8 लाइनों में वो समुद्र का साउंड और स्काईलार्क की सिंगिंग बताता है। दीज, ये जो चीजें हैं, फिल भर देती है हिम, उसको विद जॉय। जब ये चीजें वो सुनता है, हियर करता है, तो उसको बड़ा आनंद आता है, वो बहुत खुश हो जाता है। बट लेकिन इन द सेस्टेट वाले पार्ट में, मतलब लास्ट की 6 लाइंस में, हिज मूड चेंजेस, उसका मूड चेंज हो जाता है इनटू ग्लूम, उसका मूड पूरा का पूरा ग्लूम के अंदर और डेस्पोंडेंसी में चला जाता है। डेस्पोंडेंसी का मतलब हताश, ग्लूम का मतलब दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ही इज डीपली पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी होता है, पेसिमिस्टिक निराशावादी होता है। ही इज डीपली पेसिमिस्टिक, वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फॉर सीज, आगे आने वाली चीजों को देखकर, पूर्वानुमान करके, द टोटल डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन। डिक्लाइन का मतलब हालत बदतर होना, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से डिक्लाइन सिचुएशन बनी हुई है, डिसोल्यूशन सिचुएशन बनी हुई है, वही चीज बताई जा रही है कि द टोटल डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन हो जाता है ऑफ द ह्यूमन रेस। पूरी की पूरी मानव जाति का विघटन हो जाता है, पूरी की पूरी मानव जाति डिक्लाइन कंडीशन में चली जाती है, बदतर स्थिति में चली जाती है, ऐसा वो सेस्टेट वाली लाइंस में हमें बताता है। अब देखते हैं द टाइड एंड द मून, ये वाला पैराग्राफ देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है इस वाले पैराग्राफ में। तो देखें, द टाइड एंड द मून, टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, मून मतलब चंद्रमा, कि एट हाई टाइड, हाई टाइड का मतलब जब ज्वार ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो द सी, जो समुद्र होता है, कंटिन्यूअली रोर करता है, एकदम शेर की तरह दहाड़ता है जब पानी ऊपर की तरफ जाता है। वाइल एट द एब, एब का मतलब नीचे आते हुए भाटे की तरफ, वाइल एट द एब, एब के टाइम पर देयर इज अ लो ललिंग साउंड, लो ललिंग, लो मतलब धीरे धीरे, ललिंग मतलब शांत करता हुआ साउंड, मतलब आवाज सुनाई देती है इन द डिस्टेंस। ऊपर चढ़ते हुए तो बहुत शोर होता है, नीचे उतरते हुए बड़ी शांति होती है। व्हेन इट इज ओवर, जब ये ओवर हो जाता है, क्वार्टर ऑफ ए माइल अवे, थोड़ी सी दूर पर, तो हमें ये डिस्टेंस, ये आवाज हमें सुनाई पड़ती है। एज लॉन्ग एज द मून्स फेजेस, और जैसे जैसे मून का फेज, मतलब मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति पहले थोड़ा सा दिखता है, फिर और दिखता है, फिर और दिखता है, तो मून का जो फेजेस है जैसे जैसे चेंज होता है, इट ऑर्बिट्स करता है। इट मतलब यह है, ऑर्बिट मतलब परिक्रमा करता है। चंद्रमा जैसे जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, द सी विल बी फाउंड रिपीटेडली विजिटिंग द शोर। इस प्रकार से समुद्र भी, फाउंड मतलब हमें पाया जाता है, रिपीटेडली मतलब लगातार, विजिटिंग करता हुआ द शोर, शोर मतलब समुद्री किनारा। इसी प्रकार जिस प्रकार
चंद्रमा का फेज बढ़ता जाता है, परिक्रमा बढ़ती जाती है पृथ्वी की तरफ, तो उसी प्रकार से समुद्र का जो शोर शराबा होता है वो भी बढ़ता हुआ जाता है। ये टाइड और द मून की हमें कहानी पता चल गई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हॉपकिंस लेफ्ट ईयर हियरिंग। हॉपकिंस की लेफ्ट ईयरिंग, जब वो राइट साइड में सुनता है तो क्या वो आप लेफ्ट साइड की सुनते हैं कि ऑन हिज लेफ्ट, अपनी लेफ्ट की तरफ, अपने लेफ्ट ईयर से अबाउ द सैंड, जमीन से ऊपर, लेफ्ट साइड में जमीन से ऊपर हॉपकिंस है ना सुनता है द लार्क, लार्क मतलब स्काई लार्क की आवाज सुनता है, विच सिंग्स, जो गाती हुई प्रतीत होती है उसको, एज इट एसेंड्स, जैसे जैसे ऊपर 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 उड़ती जाती है उसको नजर दिखती जाती है, उसका गाना सुनाई देता है, अंटिल इट इज विजिबल, कब तक सुनाई देता है, जब तक कि वो विजिबल रहती है, एज ए स्पेक, मतलब जब तक उसको एक स्पेक के रूप में, SPEC के स्पेक मतलब धब्बा होता है, एक धब्बे के रूप में जैसे प्रतीत नहीं होती है स्काईलार्क, तब तक उसको वो आवाज सुनाई देती रहती है अगेंस्ट द स्काई, आसमान में। ठीक है, द पोइट इज सरप्राइज, हमारा कवि बड़ा सरप्राइज है बाय द स्काईलार्क्स एबिलिटी, इस स्काईलार्क की एबिलिटी से हमारा कवि बहुत ज्यादा सरप्राइज है, आश्चर्यचकित है। When, जब इट एसेंड्स, जब ये स्काईलार्क एसेंड होती है फुल सॉन्ग टाइम के अंदर, आफ्टर टाइम ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, आफ्टर टाइम समय समय के दौरान, दिन के दौरान जब उसको पूरा सॉन्ग सुनाई देता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। इट ऑल्सो सिंग्स वाइल डिसेंडिंग, और ये ऊपर जाकर जब नीचे की तरफ आती है, डिसेंडिंग होती है, नीचे उतरती है, तब भी उसको वो गाना सुनाई देता है, इसलिए हॉपकिंस बड़ा सरप्राइज है। अब चलते हैं एंड ऑफ द सोनेट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ द सोनेट। सोनेट का एंड मतलब इस सोनेट की एंडिंग कैसे है वो हम देखते हैं, एंडिंग कैसे हो रही है। द पोइट एंड्स द सोनेट, पहली लाइन में हमें बताया जा रहा है कि द पोइट, हमारा जो कवि है, वो एंड करता है द सोनेट, इस सोनेट को विद ए डीप सेंस, बड़े सेंस के साथ में, गहराई वाले अर्थ के साथ साथ में इसको एंड करता है। ऑफ लॉस एट द थॉट, बताता है कि इससे लास्ट टाइम पर लॉस एट द थॉट हो जाती है, दैट मैन इज डूइंग हिज आइडेंटिटी, मतलब मानव है ना, मैन इज लूजिंग, खो रहा है, हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान। इस सोच के साथ में, वो अपनी गहरी सोच के साथ में इस सोनेट को क्या करता है, एंड करता है। हमारा कवि जो है, द पोइट एंड्स द सोनेट, कवि इस सोनेट को एंड करता है विद ए डीप सेंस, एक बहुत बड़ी गहराई के साथ में, जिसमें लॉस एट द थॉट, जिसमें विचारों का लॉस हो रहा है, जिसके अंदर मानो अपनी आइडेंटिटी खो रहा है। हॉपकिंस प्रेजेंट्स, हॉपकिंस है ना प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है एक कॉन्ट्रास्ट, हमारा कवि कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत करता है, विरोधाभास प्रस्तुत करता है बिटवीन द लाइफ गिविंग प्योरिटी ऑफ नेचर, ये जो नेचर ने प्योरिटी दी है उसके अंदर, और सॉर्डिडनेस एंड सॉर्डिडनेस, गंदगी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब मानव के द्वारा प्रदान की गई सॉर्डिडनेस, मानव सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव प्रजाति के द्वारा जो गंदगी है उसके बीच में, और नेचर की जो प्योरिटी है जो नेचर ने हमें दी है, उसके अंदर हमारे कवि ने क्या किया, कॉन्ट्रास्ट किया है। द टाउन मेंशन इन द सोनेट, इस सोनेट के अंदर हमारे कवि ने जिस टाउन को मेंशन किया है, जिस टाउन के बारे में हमें बताया है, वो एक टाउन है सी साइड वाला, समुद्री किनारे का एक टाउन है जिसका नाम रियल है, जो वेल्स में पड़ता है। बट द पोएम इज नॉट एन अटैक पर्टिकुलरली ऑन द टाउन, लेकिन हमारी कविता नॉट एन अटैक, अटैक नहीं कर रही है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से अटैक नहीं कर रही है ऑन दैट टाउन, इस कस्बे के ऊपर, और द वेल्स पीपल, और ना ही इस ये जो वेल्स पीपल है, इन वेल्स पीपल के ऊपर भी हमारी जो क्या नाम WALSE वेल्स पीपल जो है, इनके ऊपर क्या नहीं कर रही है, बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रही है। इट इज ए जर्नल मेडिटेशन, हमें बताया जाता है कि इट इज ए जर्नल मेडिटेशन, ये एक जर्नल मेडिटेशन, एक जर्नल ध्यान है नेचर का, एंड द मैन, मानव का। अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में लिखा हुआ है, एलिट्रेशन वाला जो पॉइंट है इसको अपन पढ़ते हुए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब आप सबको पता है, जिसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर एक लेटर, शुरू का लेटर बार बार रिपीट होता है ना, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, रिपीटिशन जिसको बोलते हैं। तो द यूज ऑफ एलिट्रेशन इज नॉट वर्दी, हमें इस पॉइंट में लिखना है कि द यूज ऑफ एलिट्रेशन, जो एलिट्रेशन का यूज इस पॉइंट में किया गया है वो बहुत ही नॉट वर्दी है, काबिले तारीफ है।
इट इज अबाउंडेंट इन द होल वर्क ऑफ हॉपकिंस। हॉपकिंस के होल वर्क में, हॉपकिंस की पूरी की पूरी पोएम में अबाउंडेंट मतलब भरा पड़ा हुआ है ये सब चीज। द रिपीटिशन ऑफ एफ का रिपीटिशन भरा हुआ है, एल का रिपीटिशन भरा हुआ है इन द फॉलोइंग लाइंस। कौन सी लाइन? एक लाइन ये याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद कर लो। एक, विद ए फ्लड और फॉल, लो लल ऑफ और ऑल रोड। गौर से देखिए, WITH AFLOD FORF, फिर एफ जो रेड लेटर में लिखे हुए उनकी रिपीटिशन हुई है। आगे वाले पॉइंट में देखते हैं, लो में एल, लल में डबल एल और एल और ऑल मतलब सब में इसमें रिपीटिशन दी गई है। अब अपन चलते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ, आई थिंक देख लेते हैं। हाँ, लास्ट वाला पैराग्राफ है, लिखा हुआ है बिब्लिकल रेफरेंस। जैसे अपने यहाँ अलग अलग रेफरेंसेस होते हैं, हिंदुत्व अलग होता है, मुस्लिम वर्ग अलग होता है, क्रिश्चियनिटी अलग होती है, तो बिब्लिकल रेफरेंस के अंदर सोनेट में क्या क्या पॉइंट लिए गए हैं वो देख लेते हैं। कि मैन वॉज क्रिएटेड, मानव को क्रिएट किया गया था, लास्ट एज लाइफ क्राउन, जीवन की क्राउन के लिए, ताज के लिए। मैन वॉज गॉड्स स्पेशल केयर, मैन है ना मानवता, भगवान की स्पेशल केयर है। बट टू हॉपकिंस, लेकिन हॉपकिंस के लिए बोथ मैन एज स्पेसीज, बोथ मैन कौन? मैन मानवता, एज स्पेसीज मानवता को स्पेसीज के रूप में लिया है। एंड हिज प्रोडक्ट्स को, और अपने प्रोडक्ट्स को, सीम्स टू बी क्रम्बलिंग बैक टू डस्ट। और उसने बताया कि मानव है ना, अपना प्रोडक्ट, जो मानव का प्रोडक्ट है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, टू बी क्रम्बलिंग बैक टू द डस्ट। जैसे मानव का निर्माण होता है, ये मानव वापस ऐसा कैसा क्रम्बलिंग होते हुए, बिखरता हुआ बैक टू डस्ट, वापस धूल में मिल जाता है। अरे मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में मिल जाता है। इस लाइन का अर्थ यह है। द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट रिकॉल्स, सोनेट की जो अंतिम लाइंस है वो रिकॉल करती है द ब्यूरियल सर्विस। कहने का मतलब अंतिम संस्कार के बारे में बताती है लास्ट वाली लाइंस। द जेनेसिस विद इट्स अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट मैन फ्रॉम डस्ट। मानव जन्म लेता है, मानव शरीर ग्रहण करता है, और बाद में वही मानव अपना वो ही शरीर धारण कर लेता है जिससे वो बना होता है। मिट्टी में, मिट्टी का बना हुआ होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये जो बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर है उसका ये जो सेक्शन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको पहला एक क्वेश्चन बना चुका हूं जिसका नाम था माय लास्ट डचीज, और ये उन दोनों में से 101% आपको एक मिल जाएगा। वैसे तो लास्ट डचीज मिल जाएगा, आपको इसको भी फोकस करना है। अब अपन सेक्शन नंबर 2 जिसको बी सेक्शन बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपको अपने एग्जाम्स में मिल जाएगा। थैंक यू अगेन।